नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है हिमाचल के प्राइम टाइम में। मैं हूं गौतम ठाकुर। तो आज हिमाचल की खास खबरों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे बजट से। बहुत ही अहम मुद्दा, क्योंकि हिमाचल में जो है वो ना सिर्फ मौजूदा सरकार यानी कि कांग्रेस की जो सरकार है उसके साथ साथ बीजेपी की पार्टी जो है हिमाचल में, उसकी भी नजरें बजट पर टिकी हुई थी। क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ मिला, उस पर भी जो है वो नजरें रही हैं। आपको बताएं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 5वें और देश के 75वें बजट में कई ऐलान किए। अब बजट शब्द सुनते ही पहला सवाल दिमाग में यह आता है कि आखिर क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता। तो इस सवाल का जवाब भी देंगे आपको, और इस बजट में जो है वो क्या कुछ अहम रहा इसकी जानकारी भी देंगे। उससे पहले आपको यह भी बता दें कि अगले साल देश में आम चुनाव होने हैं। इस लिहाज से यह बजट और भी अहम हो जाता है। सीतारमण ने 1 घंटे 27 मिनट की स्पीच में देश को भरोसा दिलाया कि अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। बताया कि जब पूरी दुनिया कोरोना और युद्ध के चलते मंदी की राह पर है, तब भारत की ग्रोथ बाकी देशों के मुकाबले मजबूत है। तो उन्होंने इस तरह से जो है वो पूरे देश को भरोसा दिलाया कि भैया सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है, जो स्थिति है, फाइनेंशियल जो सिचुएशन देश की है वो अंडर कंट्रोल है। अब क्या सस्ता क्या महंगा हुआ उसकी जानकारी दें तो बता दें कि टीवी सस्ते होंगे। वजह है पुर्जों का कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी गई है। मोबाइल फोन भी सस्ते होंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पार्ट्स पर जो है वो कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। हीरों की यानी कि डायमंड्स की जो है वो कीमतें कम होंगी। मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सीड पर जो है वो ड्यूटी कम की गई है। सिगरेट पर जो है वो टैक्स 16% बढ़ा दिया गया है, यानी कि सिगरेट पीने के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए अब सिगरेट जो है वो महंगी होने वाली है, यानी कि जेब से पैसा अब जो है वो ज्यादा जाने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि चांदी से बने आइटम्स महंगे होंगे क्योंकि कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। गोल्ड बार और प्लैटिनम से बने सामान की ड्यूटी बढ़ाई गई है। चांदी और उससे बने सामान पर ड्यूटी बढ़ाई गई है। ड्यूटी बढ़ा देने का मतलब यह होता है कि चीजें महंगी हो गई हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सामान भी महंगे हो जाएंगे। रोजगार की बात करें तो इस साल फाइनेंस जो है वो मिनिस्टर ने पूरे बजट में रोजगार या जॉब शब्द का इस्तेमाल ही जो है वो महज 4 बार किया। पीएम कौशल विकास योजना का ही जो है वो 4.0 वर्जन लॉन्च करने की बात कही गई। किसानों की बात करें तो सरकार ने कृषि क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी के तहत जो है वो 20 लाख करोड़ बढ़ाने की घोषणा की। यह पिछले साल जो है वो 18,50,000 करोड़ रुपए था। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर से किसानों को खाद बीज से लेकर मार्केट और स्टार्टअप्स तक की जानकारी मिल सकेगी। इंडस्ट्री स्टार्टअप की बात करें तो देश के 6 करोड़ से ज्यादा छोटे मझले उद्योग हैं और 84,000 से ज्यादा स्टार्टअप। इनके लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। अब रेलवे की बात करें तो 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो दिया गया है। इन्वेस्टमेंट खर्च को जो है वो 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है। इसी के साथ सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो सेविंग अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट जो है वो 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए जो है वो की जाएगी। महिलाओं की बात करें तो सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर जो है वो सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। पीएम आवास योजना की बात करें तो बजट में 66% बढ़ोतरी हुई है। सेक्टर अब जो है वो 79,000 करोड़ रुपए का जो है वो हो गया है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एरोड्रोन जो है वो सेंटर्स जो है वो बनेंगे। साथ ही आपको बताएं कि 5G सर्विसेज की अगर हम बात करें तो इस सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप जो है वो करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इन लैब्स के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं जो हैं वो बनती हुई नजर आएंगी।
तो ये पूरा लेखा जोखा आपके सामने था कि क्या महंगा, क्या सस्ता, किस फील्ड को क्या कुछ मिला इस बजट में। संक्षिप्त में हमने जानने की कोशिश की और बहुत सारी चीजें हैं जो इस बजट में 1 घंटे 27 मिनट के अपने भाषण में जो है वो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने जो है वो तमाम चीजें कही हैं। अब आ जाते हैं हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू पे कि हिमाचल को लेकर जो है वो क्या कुछ प्रतिक्रिया हिमाचल ने दी है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हिमाचल के सीएम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बजट पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए सुनते हैं। उम्मीद बहुत थी कि अगले वर्ष चुनावी वर्ष है, काफ़ी कुछ योजनाएं होती, बेरोजगारी से जुड़ी हुई योजना होती, अनएम्प्लॉयमेंट आज रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ चुकी है, उससे संबंधित कोई योजना नहीं है। मनरेगा जो ग्रामीण स्तर पर रोजगार देती है, आज मनरेगा के कारण समाज में अराजकता नहीं फैली है, वो भी कोई उस पर भी कोई ज़्यादा कोई फ्रूटफुल मनरेगा की कोई अच्छी योजना जो एक रूटीन योजना जो चल रही है कांग्रेस की, उस पर कोई विस्तृत उन्होंने जानकारी नहीं दी। तीसरी बात, हिमाचल को या जो और भी डट राज्य है, पूरे हिंदुस्तान में सभी डट राज्य है, कोई हिमाचल प्रदेश ही नहीं है, पंजाब भी है, दिल्ली भी है, मध्य प्रदेश भी है, सब राज्य डट राज्य। अगर सरकार चाहती तो तकरीबन एक स्पेशल ग्रांट कम से कम हिमाचल के लोगों को देती, क्योंकि हिमाचल के लोगों पर 75,000 करोड़ रुपए का एक कर्ज है, 5,500 करोड़ रुपया पेंशन वालों का एरियर है 6 पे कमीशन का, और 4,500 करोड़ जो अधिकारी अभी कर्मचारी यहाँ कार्य करते हैं उनका एरियर है, 920 करोड़ रुपए के करीब हमारे डीए की किस्त है। ये तो वो एरियर है जो हमने देना है, हमारी लाइबिलिटीज़ है। अगर स्पेशल ग्रांट 10,000 करोड़ की हिमाचल को दी होती, क्योंकि जो पिछले मुख्यमंत्री की मैं प्रोसीडिंग्स देख रहा था, 25 तारीख को, पिछले 25 तारीख को, 25 नवंबर को या उससे पहले वित्त मंत्री से बैठक हुई थी और देश की वित्त मंत्री ने कहा था कि हिमाचल के बारे में हम कुछ सोचेंगे। तब तो जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, लेकिन आज भी ये देख के निराशा लगी है कि किसी भी प्रकार का हिमाचल प्रदेश को कोई ज़्यादा सहयोग नहीं मिला। अब बजट पर ही हिमाचल के मौजूदा मंत्रियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्हें कितना पसंद आया है बजट, या इसमें क्या कुछ परेशानियां नजर आई, वो भी सुनते हैं। एज फार एज हिमाचल इज कंसर्न, हिमाचल प्रदेश के लिए इस बजट में कुछ नहीं है और हम उम्मीद कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल पैकेज जो है हमको राहत मिलेगी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और जम्मू कश्मीर की तर्ज पे, वो उसमें भी कुछ भी नहीं हुआ है। और नेशनल हाईवेज में रोड्स के मामले में भी उसमें भी कोई हिमाचल प्रदेश का कोई उल्लेख नहीं है। और टूरिज्म सेक्टर है, चाहे रोपवेज है, उसमें हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ हिमाचल प्रदेश के लिए ये बजट है निराशाजनक है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम उम्मीद कर रहे थे कि भी जैसे कि मोदी जी का दूसरा घर जो है वो हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश के लिए कोई विशेष पैकेज या विशेष स्कीम्स होंगी, मगर बजट में इसमें कुछ भी नहीं है। रेल विस्तार को लेकर भी सर उम्मीदें थी। हाँ, रेलवे को कोई मेंशन ही नहीं है। रेलवे वाले हमारा था कि बद्दी बरोटी वाला है, कोटा यमुनानगर है, तलवाड़ा उन्ना अम्बा है, उसका कोई उल्लेख भी नहीं है। रेलवे के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया। तो ये किसी भी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को इससे लाभ नहीं होने वाला है। मैं समझता हूँ जहाँ तक करने की बात थी, चाहे वो आपके डबल इंजन की सरकार की बातें कहा करते थे, चाहे हमारे राष्ट्रीय उच्च मार्गों की बात थी। आपको याद होगा 2015 में 69 नेशनल हाईवेज की घोषणा की गई थी और एक भी अवधि के दौरान आपको प्रदेश को नहीं मिला है। इसी तरह से और भी जो संस्थान जो कांग्रेस कार्यकाल के दौरान, उदाहरण के तौर पे अगर आप मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करेंगे, 3 मेडिकल कॉलेज हमारे जो दुर्गम क्षेत्र थे, दुर्गम जिला थे, चाहे वो चंबा की बात हो, चाहे वो सिरमौर की बात हो, चाहे हमीरपुर जिले की बात हो, चाहे नेरचौक की बात हो, मंडी की, वहां पर आपको मेडिकल कॉलेजेस मिले। आपके वर्तमान के केंद्र सरकार के कार्यकाल के दौरान कुल्लू में अलग से मेडिकल कॉलेज खुले। ये मांग निरंतर पिछली सरकार ने भी उठाई थी, एक भी मेडिकल कॉलेज में प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे संस्थान थे, उदाहरण के तौर पे IIT हमारा मंडी के लिए कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वीकृत हुआ। आपका होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट आपका हमीरपुर में जो स्थापित हुआ कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान, जब यूपी की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस दौरान आपका हमीरपुर जिले के लिए सैंक्शन हुआ था।
आपका निफ्ट का आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत बड़ी सौगात थी। मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जो हमारे को 2 मरतबा यूपी सरकार को अवधि मिली थी, किसी न किसी रूप में मैं समझता हूँ विकास का मील पत्थर साबित हुआ है। जो आज बजट पेश किया गया बहुत ही निराशाजनक बजट है। लोगों को लुभावने सपने, मुझे के सपने जैसे दिखाए जाते हैं कि इस स्कीम के लिए इतने पैसे रख दिए, इतने करोड़, इतने लाख करोड़ इस स्कीम के लिए रख दिए, रेलवेज के लिए प्राइवेटाइजेशन के लिए बोल दिया है, हमारे ग्रामीण विभाग के लिए 1 करोड़ 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि सिर्फ बताई गई है, परंतु स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस चीज़ में लगाएंगे। रोजगार की अगर बात करते हैं हम, तो रोजगार में एग्रीकल्चर में बोल रहे कि हम आपको डिजिटलाइजेशन करेंगे और उसमें तो आपको रोजगार मिलेगा। उसमें रोजगार गवर्नमेंट कहाँ से देगी? रोजगार का मतलब होता है नौकरी। नौकरी का कहीं भी उन्होंने जिक्र ही नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि आप खुद मेहनत करिए और खुद काम करिए अपने खेत में, और रोजगार जो है उसको हम रोजगार कहलाएंगे। मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड्स के लिए, रोडवेज के लिए, हिमाचल के लिए उन्होंने इसमें कुछ नहीं दिया, कुछ स्कीम ही नहीं दी। रोजगार की अगर बात करें हम, तो अपने वादे भी ये पूरे जो है पिछले भी पूरे नहीं कर पाए हैं और अगले बजट की ओर प्रस्थान ऑलरेडी कर गए। तो सीधे तौर पर अगर हम इन बयानों को सुने और समझने की कोशिश करें तो मौजूदा सरकार जो है, जो मंत्री हैं, वो नाखुश जो है वो नज़र आए। यानी कि जो उम्मीदें थी सेंटर के बजट से, वो उम्मीदें जो हैं वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आई हैं। सीएम खुद कह चुके हैं कि जो उम्मीदें थी वो पूरी जो है वो नहीं हो पाई हैं। तो देखना यही है कि आने वाले वक्त में जो है वो क्या चीज़ें किस तरीके से होंगी, क्योंकि आने वाले अभी कुछ दिनों में या कुछ वक्त में जो है वो स्टेट का बजट भी कहा जाए कि सामने आने वाला है। तब देखना होगा कि किस क्षेत्र को कितना जो है और किस तरीके से बजट दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि राज्य में हुए बहुचर्चित पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की परतें जल्द ही खुल सकती है। इस मामले में सीबीआई ने देश के 50 संस्थानों पर छापेमारी की है। इसमें हिमाचल के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्य भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इस मामले की जांच कहा जाए कि पहले जो है वो पूर्व भाजपा सरकार के समय एसआईटी ने की थी, लेकिन सत्ता से बाहर होने से पहले ही भाजपा ने इस मसले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। अब 2.5 महीने के अंतराल के बाद सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर छापेमारी की है। यह समझा जा रहा है कि अनेकों छापेमारियां इस जांच की आंच में जो है, अनेकों जो अधिकारी हैं जो वो इसकी जांच की आंच में जो है वो आ सकते हैं। कई मछलियां इसमें जो है वो फंस सकती हैं। आपको बता दें कि पूर्व भाजपा सरकार के समय पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में पाया गया था कि निर्धारित पेपर लीक जो है वो हो गया है तथा इसे दलालों द्वारा बेचा गया है। इस संबंध में ऐसे छात्र भी पकड़े गए थे जिन्होंने पुलिस भर्ती निर्धारित पेपर को जो है वो दलालों से खरीदा था। इस बारे में पूर्व में जो है वो जांच कर रही एसआईटी के मुखिया डीआईजी मधुसूदन ने बताया था कि पेपर लीक मामले में 250 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। चर्चा इस बात की भी है कि इतने बड़े घोटाले के बावजूद ना तो किसी अधिकारी को सस्पेंड किया गया, ना ही किसी अधिकारी को चार्जशीट किया गया था। कांग्रेस जो है वो पूर्व भाजपा सरकार पर आरोप लगाती रही है कि भाजपा सरकार के समय होने वाली भर्तियों में पेपर लीक होते रहे हैं तथा पेपर लीक करने वालों के लिए हिमाचल प्रमुख गढ़ बनता गया है। अब इस मसले पर सीएम सुक्खू का बयान भी सामने आया। इस पेपर लीक मामले में सीएम सुक्खू ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं। बड़ी गंभीर बात है। हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक हुए, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से जो अभी रिपोर्ट्स हमारे पास प्रीलिमिनरी आई है, उस रिपोर्ट्स के आधार पर कह सकता हूं मैं कि ये पिछले जो 5 साल से ये वारदात चली हुई थी, उसका जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई है वो एक रूटीन वर्क था। पेपर लीक किए जाते थे, कुछ लोगों तक पहुंचाए जाते थे और कुछ लोगों को सिलेक्ट कर दिया जाता था। और अब सीबीआई तो भारत सरकार के अंदर है। अब जब उन्होंने छापे मारे तो और सत्य सामने आ रहा है, और जो हमारी विजिलेंस टीम भी इंक्वायरी कर रही है उसमें और भी सत्य सामने आए हैं। और मुझे आजकल में वो रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं, और जो उन्होंने प्रीलिम्स रिपोर्ट हमें सबमिट की थी, मैं कह सकता हूं कि
तकरीबन 60% पेपर लीक हुए। पेपर लीक मामला एक बहुत ही संवेदनशील मसला है, क्योंकि ये बहुत से नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो भी नौजवान सरकारी कहा जाए कि एम्प्लॉयमेंट की आस की ओर देखता है, एम्प्लॉयमेंट की ओर देखता है, तो उसकी मेहनत बहुत होती है उसके पीछे। सरकारी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, कंपटीशन को ब्रेक करने के लिए एक नौजवान जो है वो कई कई घंटे लगातार पढ़ाई करता है, ताकि इस कंपटीशन को वो ब्रेक कर सके और सरकारी नौकरी हासिल कर सके। क्योंकि चंद हजार नौकरियों के लिए लाखों आवेदन आते हैं, नौजवान जो हैं वो लगातार अप्लाई करते हैं और कहीं जाकर चुनिंदा जो है उन नौजवानों को नौकरी मिलती है। लेकिन वहीं अगर पेपर लीक जैसी वारदातें होती हैं तो उन नौजवानों के हौसले जो हैं वो टूटते हैं, जो जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, लाइब्रेरियों में दिन रात मेहनत करके जो है वो एग्जाम क्रैक करने का मादा लाते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं, नॉलेज लेवल इतना गेन करते हैं, उनका हौसला जो है वो टूटता है। तो प्रशासन द्वारा, तमाम अदारों द्वारा जो है वो इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और तमाम प्रदेश के जो नौजवान हैं वो इसी और देख रहे हैं कि आखिर ये पेपर लीक मामला कब सुलझता है और आरोपियों को जो है वो जल्द से जल्द सजा मिल सके। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में सीमेंट निर्माता कंपनियों व ट्रक ऑपरेटर्स में छिड़ा विवाद जो है उसका हल अभी तक निकल नहीं पा रहा है। हल ना निकलने से माहौल दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगा है, क्योंकि एक लंबा वक्त गुजर चुका है जब सीमेंट प्लांट में जो है वो ताले लगे हैं और उसके कारण ट्रक ऑपरेटर्स जो हैं वो अपने ट्रक को एक ही जगह खड़े रखने पर जो है वो मजबूर हैं, यानी कि कोई कामकाज नहीं है, बेरोजगारी का दिन जीवन जो है वो जीने के लिए मजबूर हैं। और इसको लेकर अब जो है वो ऑल इंडिया कहा जाए कि ऑल हिमाचल ट्रक फेडरेशन के आह्वान पर इस विवाद का कोई स्थायी हल न निकलने के रोष में जो है वो जिला ऊना ट्रक ऑपरेटर संघ ने भी 4 फरवरी को जो है वो जिले के तमाम राष्ट्रीय मार्गों को जाम करने का निर्णय भी लिया है। वहीं दूसरी ओर आज जो है वो सीएम सुक्खू ने कहा कि दोनों ट्रक यूनियनों के साथ मंत्री हर्षवर्धन चौहान, संजय अवस्थी के साथ जो है वो बैठक हुई और उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार पूरी तरह से हिमाचल के ट्रक ऑपरेटर्स के साथ है। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री ने इस मसले पर, संवेदनशील मसले पर क्या कुछ कहा। कि दोनों ट्रक यूनियंस आज आई है, दोनों के साथ हमारे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी थे, संजय अवस्थी जी थे, और बैठक में सरकार पूरी तरह हिमाचल के जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके साथ खड़ी है। हम अपने ट्रक ऑपरेटर्स हमारे परिवार के लोग हैं, हम उनका भला चाहते हैं और ये भी नहीं चाहते कि उनका ट्रक ऑपरेटर का दम घुटाकर हम कोई किराया निर्धारित करें। सम्मानपूर्वक जहां बातचीत होगी हम उसके लिए तैयार हैं। और ट्रक ऑपरेटर्स को ने अभी शाम को इस मीटिंग के बाद मुझसे दोबारा मिलना है। कुछ राय वो रखी है, कुछ राय हमने रखी है और जल्दी इसका समाधान हम इसका निकाल लेंगे। क्योंकि जब सीएम का ये बयान सामने आया था चंद दिन पहले कि अगले ही दिन वो इस पर फैसला लेंगे, तो लोगों की, ट्रक ऑपरेटर्स की खासतौर पर जो है वो उम्मीदें जुड़ी थी कि कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। फिर बात होती है मीटिंग की और सीएम के जो है वो श्रीनगर में मौसम खराब होने की वजह से, वहां फंसने की वजह से मीटिंग जो है वो स्थगित करनी पड़ी। आज मीटिंग जो है वो होनी है, मीटिंग को लेकर जो है वो चर्चा हुई और एक समाधान निकलने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। वहीं जिला ऊना ट्रक ऑपरेटर्स संघ के अध्यक्ष सतीश गोगी ने जो है वो ट्रक ऑपरेटर्स के मसले पर अपनी एक राय रखी, जो उन्होंने हाईवे जाम करने की बात कही, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है और आइए वो भी सुनते हैं। और सभी ने एकमत होकर ये जाम लगाने के लिए एकजुटता दिखाई है और हमारा सरकार से भी यही आग्रह है कि जो सीमेंट फैक्ट्रियां बंद हुई है, जो बंद हो रहे हैं, कृपया इन्हें पुनः दोबारा चलाया जाए, नहीं तो पूरे हिमाचल के ही जो हालात हैं वो बद से बदतर हो जाएंगे। और ये जो 4 तारीख वाला ये जो बंद है, इसमें हम पूरे जोशो खरोश से इस बंद को करेंगे। फिर अगर सरकार हमारे ऊपर कोई मुकदमे भी दायर करती है तो हम उन मुकदमों का भी कोई परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि रोजी रोटी के लिए अगर कोई मुकदमा भी अपने ऊपर लगता है तो हम उसे भी स्वीकार करेंगे, जिसमें हमें कोई सरकार के खिलाफ कोई रोष भी नहीं होगा। मगर हम ये 4 तारीख वाला जो ये चक्का जाम है, इसको पूरे हर्षोल्लास से करेंगे और जिसमें
हमारे जिला के जितने भी ट्रक ऑपरेटर हैं या जो कमेटियां हैं हमारी, वो भरपूर इसमें सहयोग दे रही है। चक्का जाम से विकास का चक्का भी जो है वो थम सकता है, इसीलिए उम्मीद ये की जा रही है कि इन तमाम चीज़ों से पहले ही जो है वो समाधान निकले। और सीएम सुक्खू की ओर जो है वो इसी उम्मीद से तमाम ट्रक ऑपरेटर जो है वो देख रहे हैं कि समाधान जो है वो जल्द से जल्द निकले, ताकि ये प्लांट्स जो बंद हुए हैं वो दोबारा से खुलें और उनका रोजगार बहाल हो। क्योंकि इनडायरेक्टली तौर पर ना सिर्फ इसका नुकसान ट्रक ऑपरेटर्स को हो रहा है, बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो इनडायरेक्टली तौर पर इस कहा जाए कि उनका रोजगार ट्रक ऑपरेटर्स के आने और जाने से चलता था, चाहे वो ढाबा है, पेट्रोल पंप है, अन्य रोजगार हैं, पंचर लगाने वाला है, इन तमाम लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ था और ये सब ठप पड़ गया है। और अगर आगे बढ़कर ये हालात और बिगड़ते हैं और चक्के जाम किए जाते हैं, सड़कों को, हाईवेज को ब्लॉक किया जाता है, तो स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो सकती है। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए जल्द से जल्द इसका समाधान होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब देखना यही होगा कि इसका समाधान क्या निकल के आता है और दोनों ही पक्ष क्या उस समाधान पर सहमत होते हैं या नहीं। सो फिलहाल के लिए आज के हिमाचल के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाज़त और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।